एग्जिट पोल हो चुके हैं आउट। अब की बार किसकी बनेगी सरकार, किसके सिर सजेगा ताज, ये कल पता चल जाएगा। एग्जिट पोल्स पर अगर नजर डालें, इंडिया न्यूज और डी डायनेमिक्स के एग्जिट पोल में एनडीए को 371 सीटें जाती नजर आ रही हैं। और अगर पोल ऑफ पोल्स की बात करें तो एनडीए बढ़त बनाए हुए अच्छा खासा मैंडेट एनडीए को मिल रहा है। अब ये एग्जिट पोल कितने एग्जैक्ट साबित होंगे, काउंटडाउन शुरू हो चुका है, चंद घंटे अब इसमें सिर्फ बचे हुए हैं और फिर पूरी पिक्चर कल दोपहर तक लगभग क्लियर हो जाएगी। जी हां, लोकसभा चुनाव 2024 के रिजल्ट को लेकर उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 4 जून को चुनाव आयोग पूरे देश में चुनाव के परिणाम का ऐलान करेगा। वहीं कहा यह भी जा रहा है कि केंद्र की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है और इसका कारण ये कि यहां 80 लोकसभा सीटें हैं। जी हां, उत्तर प्रदेश एग्जिट पोल के अनुसार एनडीए को यूपी में 66 सीटें मिल रही हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठजोड़ वाली इंडिया गठबंधन को 14 सीटें यहां मिल रही हैं। उत्तर प्रदेश में कुछ सीटें ऐसी भी हैं जहां जीत और हार का मार्जिन बेहद कम रहने वाला है। कई हॉट सीट हैं जिस पर निगाहें देश भर की टिकी हुई हैं। जैसा बुल ने कहा कि यूपी से होकर ही केंद्र का रास्ता जाता है और सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें भी चुकी आती हैं। बीजेपी में जीत हार का मार्जिन कितना इंडिया के साथ रहने वाला है ये देखना होगा। कई हॉट सीट हैं जहां पर फाइट बहुत ज्यादा टाइट है। गाजीपुर की अगर बात करें, वाराणसी सबसे हॉट सीट है। इसके अलावा आप रायबरेली ले लीजिए, अमेठी ले लीजिए। क्या अपना गढ़ समाजवादी पार्टी बचा पाएगी, चूंकि खुद चुनावी मैदान में अखिलेश यादव हैं, क्या जीत पाएंगे? डिंपल यादव क्या जीत पाएंगी? साथ ही साथ पूर्वांचल की अगर बात करते हैं तो आखिरी 2 चरणों में पूर्वांचल पर सभी की निगाहें रही। पूर्वांचल के वोटर्स ने किस बार इसे वोट दिया होगा, आगे पूरा विश्लेषण भी करेंगे, सीट वाइज एनालिसिस भी करेंगे। गाजीपुर में अगर कब बात की जाए, समाजवादी बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर दिख रही है। देश के सभी एग्जिट पोल के मिले जुले नतीजों का अगर लब्बो लुबाब निकाला जाए, बात की जाए, तो उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को 36.9 यानी 37% के लगभग वोट मिल रहे हैं और एनडीए को 44.1% वोट मिल सकते हैं। बीएसपी का वोट प्रतिशत 14.2 के आसपास हो सकता है, यानी पहले के जो बीएसपी को वोट मिलता रहा है उसके आसपास ही रहने वाला है। बिल्कुल। इसके अलावा अगर चूंकि एनडीए की ओर से लगातार बीजेपी की ओर से कहा गया कि भाई 80 की 80 सीटें हम लेकर आए, कुछ नेताओं ने कहा कि 75 प्लस लेकर आएंगे, लेकिन एग्जिट पोल्स को अगर ध्यान से देखें, सीट वाइज अगर देखें तो यहाँ पर बीजेपी को, एनडीए को उत्तर प्रदेश में नुकसान हो रहा है। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन 15 से 17 सीटें जीत सकता है, ऐसा एग्जिट पोल के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं, जबकि एनडीए को करीब 62 से 66 सीटें मिलने का अनुमान है। क्या यूपी की जनता का मूड है, साथ ही साथ एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं इस पर, आगे इस पर चर्चा करेंगे। और आज हम यूपी के अलावा देश के दूसरे राज्यों के एग्जिट पोल पर भी बात करेंगे, उस पर चर्चा भी करेंगे। चर्चा 1 घंटे के दौरान इन्हीं तमाम बातों पर करेंगे, एग्जिट पोल पर करेंगे, संभावनाओं पर करेंगे, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की राय जानेंगे और साथ ही समझेंगे नतीजे आने से पहले क्या है इलेक्शन कमीशन की तैयारी और क्या है देश का मिजाज। बिल्कुल, उससे पहले आपको सुनवाते हैं रविशंकर की ओर से क्या कहा गया। दिन में सपने देखने दीजिए ना। एक बात आपने देखी, सारे एग्जिट पोल एक ही जगह पे। सामान्यतः एग्जिट पोल में डिफरेंसेस होते हैं, ये शायद पहली बार है कि सारे एग्जिट पोल एक ही अंक के आसपास चले आ रहे हैं, जो घुमा के 400 के पार हो रहा है या उसके करीब रह रहा है। तो ये तो संकेत है ना। और देखिए, नरेंद्र मोदी जी की मेहनत की, मेहनत की और हमारे अमित शाह जी की स्ट्रैटेजी की तारीफ करने की जरूरत है। दक्षिण भारत में भारत कैसे फैल रहा है, उड़ीसा में कैसे फैल रही है भाजपा, बंगाल में जो नए क्षेत्र हैं, कर्नाटका में होल्ड ऑन किया, तेलंगाना में। तो हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच, उनका नेतृत्व, उनके प्रति लोगों की आस्था और अपने गृह मंत्री अमित शाह जी की स्ट्रैटेजी सामने दिखाई पड़ रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री है और केंद्र में जो है मंत्री भी रहे हैं। सर, एग्जिट पोल जो है शुरू हो चुका है। एग्जिट पोल तो मुझे लग रहा है कि मैं व्यक्तिगत तौर पर ऐसे जो उससे जुड़े हुए लोग उनका बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन जो मोदी जी ने 5 महीने पहले नैरेटिव बनाया था 400 के पार, एग्जिट पोल जो है लगता है उसको वैधानिकता, एक स्वीकार्यता देने के लिए करवाया गया एग्जिट पोल लगता है। सर, जिस प्रकार से जो है ये एक प्रकार से रचा गया। सर, भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की आप लोगों ने जगह जगह करी, लेकिन उस हिसाब से जो है
जो आपने मेहनत करी उस प्रकार से रिजल्ट लोगों ने परिवर्तन की भावना थी, लोगों ने परिवर्तन के लिए वोट दिया है, लोगों ने संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए वोट दिया है। देखेंगे 4 तारीख को क्या परिणाम आते हैं। धन्यवाद इंडियन न्यूज़ से बात करने के लिए। ये थे हरीश रावत, इंडियन न्यूज़ से संवाद, देहरादून। कौन है तीसरे, कौन है? तो चलिए, हमारे साथ खास मेहमान बन गए हैं अरविंद मोहन जी, हमारे साथ इस वक्त हैं। इसके अलावा हिमांशु भट्ट जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और आलोक जी भी हमारे साथ होंगे थोड़ी देर बाद, उनसे भी हम बात करेंगे, और एडवोकेट भार्गव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। निरुक्त भार्गव हमारे साथ हैं जी। आप सभी का स्वागत है। अरविंद जी, क्या कहता है, यूपी की हम बात कर रहे थे, उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो कमोबेश तमाम जितने एग्जिट पोल हुए हैं उसमें 62 से 66 या 70 सीटें तक मिलने की बात कही गई है भारतीय जनता पार्टी को। इस बार जिस तरह से चुनाव हुआ है, जिन मुद्दों पर चुनाव हुआ है, बिना किसी लहर के चुनाव हुआ है, क्या आपका आकलन कहता है? देखिए, मेरा आकलन थोड़ा इससे हायर साइड होगा इंडिया के लिए, लेकिन मोटे तौर पे जब सब इस तरफ जा रहे हैं और ख़ास तौर से जब वोटिंग परसेंटेज पर नज़र डालेंगे तो मुझे लग रहा है कि चुनाव काफ़ी कुछ रिपीट जैसा हो रहा है पिछली बार का। पिछली बार बीएसपी इधर थी ज़रूर, लेकिन उसके अलग होने से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं है। जो मोदी विरोधी वोट है वो 1 पॉइंट पर आया है, लेकिन बीएसपी अगर अभी के हिसाब से जितने वोट उसको बताए जा रहे हैं, अगर उसने अपना बेस रिटेन किया है तो उसने ही असली चुनाव को डिसाइड किया है। अपना उसका कुछ बहुत हुआ नहीं, लेकिन हम सब लोग ये अंदाज़ा लगा रहे थे कि अगर वो गिर रहा है बहुत तेज़ी से, जिसके लक्षण दिख रहे थे पॉलिटिकली, तो वो गिरा है, तो वो बीजेपी की तरफ जाएगा उसका वोटर, या इंडिया गठबंधन की ओर आएगा। और जिस तरफ भी वो जाता उस तरफ बहुत साफ बढ़त होती। मुझे लगता है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। जो कोर वोट है वो उसका बचा रहा है, चाहे अपने कैंडिडेट्स। इसका नुकसान किसको हुआ है अगर हम कोर वोटर की बात करें? और मुझे भी यही लगता है, शुरू से ही जब से चुनाव हुआ मैंने कई बार कहा भी है कि जो कोर वोटर है उतना वोट तो मिलेगा बीएसपी को। इसका नुकसान किसको होगा? क्योंकि पिछले चुनाव में 2019 में अगर हम देखें तो जो मायावती का बीएसपी का कोर वोटर था, जहां जहां बीएसपी के कैंडिडेट नहीं थे, यानी समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे, तो वो वोट ट्रांसफर हो गया था बीजेपी को। क्या इस बार भी ऐसा हुआ? नहीं, देखिए, कोर वोटर हम 2 तरह से जो देखें, एक तो ये है कि जाटो समाज का वोट कहाँ गया, वही कोर है उसका, और दूसरा फिर जो नॉन जाटो दलित है या पिछड़ी जातियां हैं, अति पिछड़ी जातियां कहिए, या मुसलमान, ये वोट बीएसपी को मिलता रहा है लगातार, लेकिन ये उसका कोर नहीं है, कोर जाटो ही है। तो जाटो समाज अगर उसके साथ रह गया है तो बाकी चीज़ें शिफ्ट हुई हैं। और पिछली बार भी खास तौर से पासियों का, अवध के पासियों का और पूरब के सोनकर वोट में काफ़ी बदलाव आया था, और वो मोटे तौर पे बीजेपी को पिछली बार भी गया था। तो इसलिए कोई बहुत ज़्यादा बदलाव उधर का नहीं। मुस्लिम वोट जरूर पिछली बार बीएसपी। ठीक है, आगे चूंकि बहुत सारी जातियां, यूपी बिहार की जब बात होती है तो सबसे बड़ा फैक्टर इन 2 राज्यों में, सबसे बड़े राज्यों में जाति का ही रहता है। अलग अलग जातियों का भी पूरा विश्लेषण करेंगे कि किस जाति का वोट बैंक किस ओर गया होगा। आलोक सर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन निरुक्त भार्गव जी, आपके पास चूंकि हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा सीटें आती हैं, और यूपी में पूरे कई हॉट सीट हैं, जिसमें सबसे पहली सीट खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वाराणसी। हालांकि पूरी तरह से ये सेफ सीट है, लेकिन कई अलग अलग नाम मैं गिनवाने वाली हूं आपको अलग अलग दलों के। इसमें अखिलेश यादव भी हैं, उनकी पत्नी डिंपल यादव भी हैं, रवि किशन हैं, अफजाल अंसारी हैं, साथ ही साथ अरुण गोविल की हम बात करें, तमाम ऐसे कई नाम हैं, महेश शर्मा है, राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, राहुल गांधी। सबसे बड़ी चुनौती इन बड़े अगर शहरों की बात करें तो कौन सी सीट आपको लगती है इन बड़े शहरों के लिहाज से सबसे हॉट फाइट, जहां पर टाइट फाइट रहेगी? सबसे टफ फाइट जो समझ में आ रही है, एक तो अमेठी में आ रही है समझ में, और दूसरी आ रही है कन्नौज में। और बाकी जो सीटें हैं, जैसे मेरठ वाली सीट भी बता रहे थे कि फंसी हुई है, तो जानकारी लगी थी, तो मुकाबला वहाँ काफ़ी कड़ा है यूपी में। और जिस प्रकार से पोलिंग परसेंटेज, अमेठी की टफ फाइट कैसे आपको लग रहा है कि स्मृति ईरानी बचा नहीं पाएंगी अपनी सीट?
नहीं, वहाँ पर वो शर्मा जी जो लड़ रहे थे, उनका वहाँ पर सघन संपर्क है लोगों से, दुख सुख में वो लगातार जुड़े रहते हैं। हालांकि वो बहुत हाई प्रोफाइल कैंडिडेट नहीं साबित हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस का वहाँ वोट बैंक है और प्रियंका गांधी ने वहाँ लगातार कैंपेनिंग की है। तो वहाँ कोई वन साइडेड इलेक्शन होगा ये तो कहना उचित नहीं होगा, लेकिन वहाँ पर मार्जिन को ही देखना पड़ेगा कि ये सही बात है कि स्मृति ईरानी को एज है, लेकिन अंततः परिणाम में वो कितना वोटिंग परसेंटेज उनके पक्ष में जाता है देखना पड़ेगा। यूपी में जिस प्रकार से पोलिंग परसेंटेज आपने बताया है अभी कि करीब करीब 60% यूपी उनके इंडिया ब्लॉक के खिलाफ है, इसमें मायावती का करीब 15-16% है और बीजेपी का अपना स्वयं का जो उनका गठबंधन है उसका करीब 40+ है। तो हिसाब से ऐसा लगता है कि वहाँ पर बीजेपी को काफ़ी एज है, लेकिन कई सीटों पर कड़े मुकाबले के बाद परिणाम कोई आश्चर्यजनक हो सकते हैं। जी हिमांशु जी, एक चीज बताइए, उत्तर प्रदेश और बिहार की जब बात आती है तो जाति एक बड़ा फैक्टर है। क्या आपको लगता है कि इस बार चुनाव में जाति एक बड़ा फैक्टर रहेगा? मैं नहीं मानता, बहुत स्पष्ट रूप से मैं नहीं मानता। ऐसा होता तो 2019 में एनडीए गठबंधन 39 सीटें नहीं जीता होता। जाति को धीरे धीरे करके बिहार का वोटर नहीं, मैं इस चुनाव की बात कर रहा हूं। 2019 जिस तरह से जातीय जनगणना का मामला उठाया, जिस तरह से संविधान आरक्षण, इन सब की बातें हुई विपक्ष की तरफ से, क्या आपको लगता है कि इस बार जाति एक बड़ा फैक्टर है? नहीं, जाति बड़ा फैक्टर नहीं है। मैं वही कह रहा हूं कि वो परसेप्शन बैटल है। देखिए, जमीन के ऊपर धरातल पर यह बात सही है कि 10 से 15 ऐसी सीटें हैं जहां पर टॉसअप कहते हैं हम कि यह मुकाबला बहुत कड़ा होगा, मगर ये जातियों की वजह से होगा, विपक्ष ने ये चलाया, सत्ताधारी पक्ष ने ये चलाया, इसकी वजह से होगा, ये मैं नहीं मानता। मैं स्पष्ट रूप से मानता हूं कि अभी भी बीएसपी एक बहुत बड़ा फैक्टर, और अगर जैसे आपके आकलन ने बताया कि बीएसपी का वोट शेयर 14% वही का वही रहने वाला है, तो दैट विल बी अ स्वीप ऑन वन साइड, वेदर यू लाइक इट और नॉट। आपको यह बात स्वीकारनी पड़ेगी, क्योंकि जो आंकड़ों का गणित है वो तभी सही बैठेगा अगर बीएसपी का वोटर वही का वही रहता है और भाजपा और साथी 44% तक वोट लेके जाते हैं। तो इसका मतलब यह हो जाता है कि बहुत सारी सीटें जो हॉट कॉन्टेस्ट वाली टॉसअप सीटें हैं वो भी उनकी तरफ चली जाएगी। लेकिन और आप जो हिमांशु सर- 36% की बात कर रहे हैं जी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की, तो इसका मतलब यह हो गया कि कांग्रेस का वोट शेयर जो 10-12% था उसके साथ में 24%, हाँ, जो कि 22-24% समाजवादी पार्टी का वोट शेयर यूपी में होना स्वाभाविक है, वो आम बात है, मगर क्या कांग्रेस का वोट शेयर वो का वो रहेगा? लेकिन चूंकि आप जातियों को आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है, अगर पिछले चुनावों को देखें 2019 के, तो निषाद वोट बैंक एसपी के साथ था। चूंकि अब संजय निषाद आ गए हैं साथ में एनडीए के, तो क्या लगता है कि निषाद वोट बैंक एनडीए के साथ आया होगा? क्या बीएसपी का जो कोर वोट बैंक है, जो दलित हैं, जो जाटव हैं, उन्होंने क्या एनडीए को वोट दिया होगा, आपको लगता है? नहीं, देखिए, जो प्रोजेक्शन हम लोग बता रहे हैं मैं उसी की बात कर रहा हूं। अगर हम लोग बता रहे हैं कि बीएसपी का वोट शेयर वो का वो रहने वाला है, तो इसका मतलब यह हो जाता है कि कहीं ना कहीं से वो वोट एक तरफ कांग्रेस और सपा को काटेंगे और उनको नुकसान करेंगे। क्योंकि अगर समझ लो कि सपा और कांग्रेस के जो 36% का प्रोजेक्शन हम लोग दे रहे हैं जी, उसके साथ में 14% बीएसपी का वोट बैंक भी मिल जाता है, जैसे कि लास्ट टाइम हुआ था, दे वर टुगेदर। परसेप्शन तो ऐसा ही क्रिएट किया था, वोट कन्वर्ट हुआ कि नहीं वो बात नहीं करता मैं, परसेप्शन तो वही क्रिएट हुआ था ना। तो अगर बीएसपी और एसपी कांग्रेस तीनों साथ में होते तो उनका वोट शेयर ऐसे ही एनडीए से ऊपर चला जाता। चलिए आलोक जी का कमेंट ले लें जरा। आलोक जी का क्या आकलन कह रहा है इन 80 सीटों पर उत्तर प्रदेश की? आलोक जी। देखिए अनिल जी, मेरा कहना है कि जैसे अखिलेश जी ने अपने समय में जो काम किया, आगरा से लेकर के लखनऊ की सड़क बनाई, मान लीजिए, इस तरह की, या मुस्लिम बच्चों के लिए भी, या सभी के लिए, वैसे तो जब उनके समय में छात्र उनको सबको दिए गए, जो भी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई, आईपैड दिया गया खास करके जो पढ़ाई आगे कर सके। मायावती जी ने अपने समय में जिन अपने क्षेत्र में अपने लोगों के लिए, कानून व्यवस्था के लिए, एक समय में उनकी छवि थी कि प्रकाश के खिलाफ उनके नारे उस समय चलते थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपने को बदला
और इसलिए मेरा ये मानना है कि देखिए जाति ये ठीक है कि कुछ एक चुनिंदा कुछ क्षेत्र ऐसे हो सकते हैं, जैसे भाई यहाँ पर पूरा मोहल्ला है, ये ब्राह्मण समाज है कि जाटव समाज है कि ये यादव का एक गांव है, उस तरह के कुछ पॉकेट्स में जो वहाँ के लोग हैं, जो मैं थोड़ा भारत के बारे में, उत्तर प्रदेश या बिहार इनके बारे में समझता हूँ, उनमें जरूर असर होता है, क्योंकि वो उस नाम पर पंचायत होती है, अपना इकट्ठा करते हैं सब लोगों को, वो जो कहते हैं। लेकिन आप देखिए जाति के नाम पर, जैसे आप मायावती जी का कह रहे हैं, मेरा ये कहना है कि उनको उन्होंने जो काम किए या उन पर जो इनको भरोसा था कि इन्होंने ये काम अच्छा किया था, इनका ये आदमी यदि इनको उम्मीदवार ठीक है तो हम दोनों को मिला करके वोट दें, वो वोट का असर जरूर निश्चित रूप से समाजवादी, चूंकि वो वोट मुस्लिम वोट फ्रेंकली स्पीकिंग पर वो है, या दलित वोट है, या इवन उनके तो कई सेक्रेटरी वगैरह भी ऐसे रहे, कुछ पार्टी में भी लोग आए, सतीश मिश्रा जैसे लोग जो ब्राह्मण भी हैं, राजपूत भी हैं। ऐसी स्थिति में मायावती का अपना जो क्षेत्र है, लेकिन पहले से प्रभाव बहुत कम हो गया। यदि जाति के नाम पर मिलना तो मायावती जी आज भी उसी तरह से, उनको बहुत पिछले चुनाव में भी बहुत सफलता मिलती, विधानसभा चुनाव में भी सफलता मिलती। मैं इसीलिए जाति वाली बात जो हिमांशु जी कह रहे हैं, मैं दूसरे रूप में कहना चाहता हूँ कि जाति वाले फैक्टर धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ 100%। बिहार में भी जैसा मैंने आपको कहा ना कि भाई यहाँ पर रविशंकर प्रसाद है, लेकिन वहां पर यदि दूसरा मुस्लिम भी है, पटना में ऐसा नहीं है, पटना का पूरा एक इलाका है जो बहुत बड़ा मुस्लिम समुदाय है, तो उनमें से सब कोई वोट नहीं दे रहा है क्या? इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आपकी अपनी, जबकि कई लोग शिकायत भी करते हैं वो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, केंद्र में मंत्री थे, वहां मोदी के नाम पर वोट दे रहे हैं, या मीरा कुमार जी का परिवार का कोई सदस्य है तो उसके लिए लोग, उनकी लॉयल्टी। देखिए भारत में इतना जरूर आप मानिएगा, पुराने संबंध आज भी भारत के गाँव में, भारत के शहरों में, जो ऐसे पुराने एक पीढ़ी पूरी है, उसके बाद भी अपने बच्चों को भी कहता है, देखो इन्होंने बड़ा हमारा काम किया था अबुल जी ने, इनको कहना मानना, इनके पिताजी ने मुझे बड़ी नौकरी में मदद की थी, मैं एडमिशन में दिलाया था। ये साइकोलॉजी दूसरे देशों में नहीं है। ठीक है सर, यानी कि आपको भी लगता है हिमांशु सर की तरह कि जाति अब बड़ा फैक्टर नहीं है, बदलाव अब आ गया है बहुत ज्यादा, और जिन्होंने काम किया है जनता उन्हीं को वोट देती है। लेकिन मुस्लिम फैक्टर अरविंद सर, चूंकि देखिए हम अलग अलग सीटों की बात कर रहे हैं, कई मुस्लिम प्रभावित सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, और हमने वो तस्वीर भी देखी, आज दिखाई अपने दर्शकों को थोड़ी देर पहले, जब प्रयागराज में मुस्लिम महिलाओं की ओर से दुआएं की गई हैं, नमाज एक खास अदा की गई है, दुआ ये की गई है कि तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। तो मुस्लिम वोट बैंक क्या आपको लगता है बीजेपी की तरफ आया है पिछले सालों के मुकाबले? देखिए 100% वोटिंग किसी समाज की, किसी जाति का, किसी ग्रुप का एक तरफ नहीं होता, हर के अंदर डिवीज़न है बहुत साफ। एक कल ही हम लोग जो बात कर रहे थे केरल की, तो उसमें आया कि तिरुवनंतपुरम में ही नायर 2 ग्रुपों में बटे हुए हैं, क्योंकि 2 सब कास्ट हैं उसमें, तो उस तरह का बंटवारा सब में है, मुसलमानों में और ज़्यादा है, तो वो रहेगा। उसके बावजूद भी ये है कि पसंद नापसंद करना सबके अपने अपने आज़ादी वो है, और जो चुनाव की पढ़ाई हमने की है या हम लोग करते हैं, उसमें ये अब फैक्टर हर बार आता है कि एक काम करना पुरानी सरकार का, विधायक का, वो उसका 1 नंबर फैक्टर होता है उसके वोट देने में। और यही वजह है कि हर पार्लियामेंट और विधानसभा के आधे लोग चुनाव हार जाते हैं। सब जाति वही रहती है, साधन बढ़ जाते हैं, कार्यकर्ता बढ़ जाते हैं, इसके बावजूद आधे लोग चुनाव इसलिए हार जाते हैं कि पब्लिक उनके परफॉर्मेंस को ख़राब मानती है। तो इसलिए परफॉर्मेंस वाले फैक्टर को आप इनकार मत करिए, लेकिन जाति उसके बाद एक स्थायी सबसे ज़्यादा काम करने वाली चीज़ है, और जाति लगातार काम करती रहती है। मुसलमानों के बारे में भी ये कहा जा सकता है कि जिस किस्म से इस सरकार ने मुसलमानों को दुश्मन माना न माना, लेकिन चुनाव प्रचार में नरेंद्र मोदी ने उनको दुश्मन बताया, बजाबता घुसपैठिया बताया, उनको देश के लिए खतरा बताया, उनको आरक्षण के लिए खतरा बताया, उनको मंगलसूत्र और भैंस के लिए खतरा बताया। तो इस तरह का चुनाव प्रचार जब हुआ है, तो मुझे ये कम भरोसा है कि मुसलमानों का कोई ऐसा टूट उनके अंदर हो गया हो और ऐसा डेमोक्रेटाइजेशन हो गया हो कि जिसको मन हो उस तरह से। उनके अंदर नाराज़गी है। जब सिंपल बातों पे उनको दिक्कत हो रही है तो रिप्रेजेंटेशन तो छोड़ दीजिए, रिप्रेजेंटेशन तो आरजेडी और मुलायम सिंह समाजवादी पार्टी ने भी उनको कम किया। अरविंद जी, लेकिन एक बात से शायद मैं इत्तेफाक नहीं रखता, जो आलोक जी ने कहा कि जाति उतना बड़ा फैक्टर नहीं रहा, हिमांशु जी ने भी यही बात कही, जाति इतना बड़ा फैक्टर नहीं रहा, लेकिन आज भी तमाम राजनीतिक दल, मैं कह रहा हूं तमाम राजनीतिक दल, कोई एक दल इसमें शामिल नहीं है,
आज भी वो कैंडिडेट देखते हैं जिनका उस इलाके में जो जातीय समीकरण होता है उसके हिसाब से कैंडिडेट ढूंढे जाते हैं आज भी। आलोक जी, देखिए, आपने बेगूसराय का उदाहरण लीजिए, वहां पर गिरिराज जी जिस जाति के हैं उनके विरोध में नहीं आरजेडी ने खड़ा किया, आरजेडी में गठबंधन ने। ऐसे कई आपको मैं उदाहरण दे सकता हूँ। डिपेंड करता है, ये आपने ठीक कहा, वो ये देखते हैं हर जाति। मैंने आपको क्या कहा, यदि किसी इलाके में 50,000 एक जाति समूह के लोग हैं और उनका सम्मेलन होता है, जैन समुदाय का होता है या जाति का होता है, मैं गया हूँ अपने यहाँ, कई लोग ऐसे करते हैं, किसी जयंती के अवसर पर, नारद जयंती है कि परशुराम जयंती है कि कुछ, तो उससे उस समुदाय के लोगों पर क्या असर हो सकता है, तो दोनों पार्टियां उस तरह खड़ा कर देती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उस जाति के लोगों को कोई महत्व नहीं मिलेगा। कई बार ऐसा है कि उसके विपरीत मोदी जी ने क्या किया है कई इलाकों में। मैं आपको इसीलिए उदाहरण दे सकता हूँ, मध्य प्रदेश में दे सकता हूँ, उत्तर प्रदेश में दे सकता हूँ, जहां पर उन्होंने कहा कि नहीं जाति का है, नहीं उसको तोड़ना है हमें। मुख्यमंत्री तक इसीलिए उसके भी ऐसे लोग बनाए गए जो गैर जाट है, तो हरियाणा में किया, बाद में चाहे उसको पता 4 साल बाद 10 साल बाद बदल दिया। तो वो तो किसी एक जाति का ब्राह्मण को दान देने वाली बात, बहुगुणा के बाद कोई और। मुस्लिम तो इंदिरा गांधी के समय में भी कितनी बार मुख्यमंत्री 4 बार बदले या उम्मीदवार बदले। जाति चंद्रजीत यादव तब भी थे, ऐसा नहीं कि राम लखन सिंह यादव बिहार में तब भी थे। तो ऐसा नहीं कि खाली जाति को देख करके इंदिरा गांधी या नेहरू भी देते थे, लेकिन हाँ ध्यान रखते थे कि उस समुदाय के लोगों को भी। और दूसरी पार्टी ने भी उसी तरह किया, उन्होंने वैसे लोग खड़े कर दिए, शरद यादव या अपोजिशन से खड़े हो गए, वो भी यादव थे। लेकिन क्या केवल जाति के आधार पर वो जाकर कोई अमेठी से लड़ता है, कोई जाकर के रायबरेली से लड़े थे शरद यादव, कभी वो वहां जाकर बिहार चले गए, मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। तो मेरा आपका ये कहना है कि नहीं, वो फैक्टर है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं, लेकिन उस समुदाय में यदि उस इलाके में वो लोग भी हैं और दूसरे लोग भी हैं, कोशिश नेता पार्टियां ये कर रही है कि ठीक है तुम भी ये खड़ा करोगे, लाओ हम भी, तुम्हारा ये फार्मूला है, हम भी वही फार्मूला करेंगे, तुम मीडिया को मैनेज करते हो, हम भी कर लेंगे। ये जो स्थिति है वही उसके तहत एक हिस्सा है, लेकिन ज्यादा हिस्सा धीरे धीरे, जो अभी अरविंद जी ने भी माना कि काम यदि नहीं करेगा तो किसी भी जाति का हो उसके खिलाफ बुरी तरह पराजित कर रहा है। ठीक है, हिमांशु सर कुछ कहना चाह रहे हैं, पहले अपनी बात रखिए फिर मैं सवाल लूंगी आपसे। नहीं, मेरी समझ ये हो रही है, मैं गुजरात का उदाहरण देके आपको बताऊंगा। गुजरात में ऐसा कहा जाता था कि पटेल जो जाति है वो कहे वो सर्वस्व। गुजरात में कांग्रेस अगर 2 टिकट माइनॉरिटी को नहीं देती, मुस्लिमों को नहीं देती, तो वो नहीं चलेगा। और आज आप राष्ट्रीय स्तर पर देख लीजिए, जैसे अबुल जी ने बताया, सही बताया, हर एक पार्टी का रिप्रेजेंटेशन देखिए। पहले कहा जाता था बीजेपी मुस्लिमों को टिकट नहीं देती। चलिए, मेरा सवाल है 2019 और 2014 की कंपैरिजन में कांग्रेस ने कितनी टिकट मुस्लिमों को दी? समाजवादी पार्टी ने कितनी टिकट अपने ही राज्य के अंदर यादवों को दी? तो ये बातें अभी समझने की जरूरत है कि ये जो जाति वर्ण जो पहले से बने हुए ना, कि ये पटेल है और ये मुस्लिम है और इसीलिए ये समुदाय का पूरा वोट मुझे मिलेगा, वो राजकारण भारत का बदल चुका है और बदल रहा है। 2019 में आपको स्पष्ट रूप से देखा जाएगा कि ये कुर्मी, यादव, भूमिहार, ये वो सब मायने नहीं रखेगा पटेल। ये परफॉर्म और पेरिश वाली बात आ जाएगी। चलिए, अच्छा है के लिए अच्छा है, बहुत अच्छा है कि जाति भी ना हो और धर्म भी ना हो, राजनीति में इस तरह की बात अगर होती है तो बहुत अच्छा है, देश के लिए अच्छा है। भार्गव जी, अगर मुद्दों की बात की जाए, बहुत सारे मुद्दे थे, इंडिया गठबंधन के अपने मुद्दे थे, संविधान की वो बात कर रहे थे, वो आरक्षण की बात कर रहे थे कि आरक्षण खतरे में पड़ जाएगा, और आपने देखा कि प्रधानमंत्री के अपने मुद्दे थे उत्तर प्रदेश के लिए, चाहे वो मुगल, मटन, मुसलमान, ये तमाम मुद्दे थे, मंगलसूत्र। क्या लगता है आपको, 7 चरणों में चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, सबसे ज़्यादा अपीलिंग कौन सा मुद्दा रहने वाला है नतीजों में जो रिफ्लेक्ट होगा? सबसे बड़ा मुद्दा तो मोदी जी स्वयं ही है। और मोदी जी ने जिन मुद्दों को उठाया है वो ही ज़्यादा असर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने और अखिलेश ने जिन मुद्दों को हाईलाइट करने की कोशिश की, संविधान, नौकरी, महंगाई, इनका भी खासा असर देखा गया है। तो ये इलेक्शन में दोनों ही इश्यूज पैरेलल चले हैं, क्योंकि फाइनली वर्डिक्ट तब मालूम पड़ेगा कि सीटों से मालूम पड़ेगा कि ये सीट वोटिंग शेयर क्या है उसमें,
और सीट कितने ज़्यादा मिल रही हैं। मोदी जी ने राम मंदिर के बरक से ही पूरा अपना कैंपेनिंग हिंदी बेल्ट में, उत्तर प्रदेश में खासकर किया, और वो कितना कारगर रहा ये इसका बैरोमीटर तो मेरे पास नहीं है। नजर नहीं आया, राम मंदिर का मुद्दा नजर तो नहीं आया, उसके इर्द लेकिन गिर्द क्या जो इशू वोटर थे। के बैक ऑफ द माइंड में ये चल रहा था? बिल्कुल, उसके इर्द गिर्द उन्होंने कहा था कि बाबरी मस्जिद पर वो बाबरी ताला लगा देंगे, बुलडोजर से ढहा देंगे, वगैरह वगैरह, जो भी उन्होंने अपना सेंट्रिक बात की है, एम सेंट्रिक बात जो उन्होंने की शुरू से आखिर तक, उसका कहीं ना कहीं उन्होंने कंसोलिडेशन तो किया है अपने वोट का। भले ही अपन उसको एक आलोचना की दृष्टि से लोगों ने उसको देखा है, लेकिन मोदी जी अपने जो उनके वोटर्स हैं, बीजेपी के कोर वोटर हैं, उसको वो कंसोलिडेट करने में काफ़ी उन्होंने बहुत स्टडी के तहत, स्ट्रेटेजी के तहत उन्होंने इसको अंजाम दिया है। लेकिन अंततः वो कितना अपीलिंग कर गया और उसके अगेंस्ट में जो एग्जिट पोल में लेकिन अरविंद सर नुकसान होता दिख रहा है उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों ही राज्यों में एनडीए को। दक्षिण में जरूर इस बार परफॉर्मेंस अच्छा दिख रहा है एग्जिट पोल में, हालांकि एग्जैक्ट तो कल ही सब पता लगेगा, लेकिन जो 371 और कुछ एग्जिट पोल 400 तक करीब सीटें दिखा रहे हैं, वो फायदा दूसरे राज्यों में हुआ है। पश्चिम बंगाल से सीटें ला रहे हैं, केरल में भी बताया जा रहा है खाता खुलेगा, तेलंगाना में भी सीटें आ रही है, लेकिन यूपी बिहार में नुकसान है। इसके पीछे की वजह क्या मानते हैं? क्या यहाँ पर जो दो लड़के एक बार फिर से साथ आए 2017 के बाद, इस बार अच्छी खासी सीटें आपको लगता है एग्जिट पोल एग्जैक्ट हो जाएंगे? चूंकि करीब 63-64 सीटें यूपी में नजर आ रही हैं एनडीए की। एग्जिट पोल ही नहीं, सामान्य ढंग से भी ये लगता है कि जाति का डिस्कोर्स पिछले दो चुनाव की तुलना में ज़्यादा है इस बार। अच्छे दिन आएंगे या पुलवामा के ने पिछली दो दफ़े काफ़ी मसलों को ढक दिया था, इस बार वो सामने आए हैं, वो है। लेकिन उससे भी ज़्यादा बड़ा है राम मंदिर का सवाल जो है, जो अभी बात चल रही थी। राम मंदिर ने बीजेपी के वोटरों को, पक्के वोटरों को और पक्का किया, उन पर रंग गाढ़ा किया है। और नए इलाकों में जो अभी बात हम देख रहे हैं, एग्जिट पोल से ही नहीं, जो अपने अनुभव से भी दिख रहा है कि तमिलनाडु हो, तेलंगाना हो, आंध्र में हो, उड़ीसा, बंगाल सबसे ज़्यादा उसके तुलना में अगर बीजेपी पहुंची है, तो उसमें राम मंदिर मुझे लगता है उसके लिए सबसे ज़्यादा, मोदी से भी ज़्यादा या मोदी के बराबर कहें तो राम मंदिर और मोदी दोनों इन जगहों पे, क्योंकि बाकी संगठन ऐसा, पंजाब में तो पूरा का पूरा ही संगठन उधार का लिया हुआ है, महाराष्ट्र में काफ़ी उधार का संगठन उनके पास है। इसके बावजूद अगर नए इलाकों में बीजेपी पहुंची है, तो मुझे लगता है कि वहाँ राम मंदिर एक बड़ा उसके लिए सहायक रहा है। बाकी जगहों पे जो पक्के सपोर्टर थे उन पे रंग थोड़ा और लेकिन इन सीटों का नुकसान कहाँ पर नजर आता है? ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटें कुछ कम होने जा रही हैं, या फिर पूर्वांचल की चूंकि मुद्दे अलग रहते हैं, वहाँ के वोटर्स का मिजाज भी अलग रहता है, वहाँ पर बाहुबलियों का भी दबदबा रहता है। ऐसे में ये सीटें जो कम नजर आ रही हैं, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कम होंगी या फिर पूर्वांचल से? दोनों जगह दिखाई दे रहा है, लड़ाई तो दोनों जगह हो गई है बहुत अच्छी। बल्कि इस बार तीसरी दफ़े प्रधानमंत्री वहाँ गए हैं, तो हमारे जैसे लोगों की दिलचस्पी ये है कि बनारस में उनकी सीट, उनका नंबर, जीत का मार्जिन बढ़ता है या घटता है। और उससे भी ज़्यादा हमारी रुचि इस बात में है कि पूर्वांचल में सीटें बीजेपी की घटती हैं कि बढ़ती हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री के जाने से पूर्वांचल में काफ़ी फ़र्क पड़ा। दोनों चुनाव में उनके होने से उस पूरे इलाके में बीजेपी को बहुत लाभ हुआ था। मेरे ख्याल से ये लाभ पूर्वांचल में उतना नहीं होगा। और पश्चिम में हम सब मानते थे कि जाटों का वोट बिखर रहा है, कुछ अजीत सिंह और जयंत के साथ रहता है, कुछ बीजेपी के साथ आ गया था। इस बार तो दोनों साथ हैं। इसके बावजूद पश्चिम में लड़ाई इस बार काफ़ी अच्छी हो गई है, क्योंकि किसानों का मसला है, फिर उसके बाद मुसलमानों का वोट इस इलाके में कंपैरेटिवली ज़्यादा है। तो ये दो फैक्टर काफ़ी फ़र्क करेंगे। तो पूरब और पश्चिम में कौन ऊपर होता है, कौन नीचे होता है, ये देखना चाहिए। जो एग्जिट पोल बता रहे हैं उस हिसाब से लगता है कि दोनों तरफ बराबर ही लड़ाई है, और ये गठबढ़ जो हो रहा है वो लगभग एक किस्म का होगा। ठीक है।